हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और देखिए, आज हम कर रहे हैं भाषा शिक्षण में मूल्यांकन। भाषा शिक्षण में हम सभी को पता है कि मुख्य रूप से देखो, सबसे पहले भाषा शिक्षण में सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना और फिर लिखना, ये सारे शामिल होते हैं। सबसे पहले हम किसी चीज़ को सुनेंगे, फिर सेकंड नंबर पे सुन करके हम उसको बोलना सीखेंगे, फिर उसके बाद हम पढ़ना सीखेंगे और फिर हम लास्ट में लिखना सीखेंगे। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। एल लिसन, एस स्पीकिंग बोलना, रीड राइटिंग, एंड डब्ल्यू LSR W। ये इसका सीक्वेंस है पूरा, LSR W। ये पूरे का पूरा सीक्वेंस है हमारा भाषा शिक्षण में मुख्य रूप से चलता है, LSRW। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये भाषा शिक्षण है। तो इसमें जो मूल्यांकन है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, मूल्यांकन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, किस प्रकार से हमें मूल्यांकन करना चाहिए और ये हमारे लिए क्यों उपयोगी है भाषा शिक्षण के लिए। ठीक है, तो मूल्यांकन की विशेषता में हम सबसे पहले जो विशेषता है हमारी वो है वस्तुनिष्ठता। क्या है? वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी बोलते हैं जिसे हम। देखिए, एक जो परीक्षा है उसकी आवश्यक विशेषता है अब वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता का अभिप्राय यह है कि परीक्षार्थी तथा परीक्षक दोनों ही क्रम से परीक्षा देते समय तथा उत्तर जांचते समय अपनी रुचि, पसंद, भावना के वेग में न बह जाएं, अर्थात पक्षपात पूर्ण मानसिक स्वास्थ्य एवं रुचि आदि का जांच कार्य के ऊपर किसी प्रकार का कोई व्यवहार नहीं पड़े, ऐसे ही इसमें हम वस्तुनिष्ठता कहते हैं। ऐसे में छोटे प्रश्न होने चाहिए और उनके उत्तर आंसर है वो बिल्कुल निश्चित होने चाहिए। ये हो गया हमारा वस्तुनिष्ठता। देखिए, सेकंड नंबर के ऊपर मूल्यांकन की विशेषता है विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी। अब रिलायबिलिटी क्या होती है कि मूल्यांकन की अनिवार्य विशेषता है, एक तो वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, सेकंड नंबर के ऊपर है रिलायबिलिटी। अब जो इसकी क्या है कि इसमें जो त्रुटियां हैं वो कम से कम होनी चाहिए, अर्थात प्रश्नों के निर्माण में जो व्यक्ति परखता है परीक्षा देते समय, विद्यार्थी की मन स्थिति तथा उत्तरों का अंकन में व्यक्ति परखता परीक्षा देते समय, परीक्षा की मन स्थिति और उत्तरों का अंकन करते समय उत्तर जांचने वाले दोनों के बीच में विश्वसनीयता होनी चाहिए। अर्थात जैसे कि मान लो कि किसी आंसर को हम चेक कर रहे हैं तो उसमें टीचर ने, जैसे कि निबंधात्मक आंसर है तो उसका किसी टीचर ने तो उसकी राइटिंग से इम्प्रेस होकर के या उसकी लेखन शैली से इम्प्रेस होकर के जैसे कि 5 नंबर दे दिए या 7 नंबर दे दिए। अब जो दूसरा टीचर है, सपोज करो वो दूसरे बच्चे की कॉपी कोई और चेक कर रहा था, उसने उसमें उसकी प्रभावशीलता आदि को देखते हुए उसने उसमें 4 ही नंबर दिए। तो इस प्रकार से विश्वसनीयता होनी चाहिए। निबंधात्मक प्रश्नों में इस प्रकार की जो मुख्य बातें हैं वो अवश्य होती है। तो जो मूल्यांकन की ये एक विशेषता हो गई विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी भी होना बहुत ही ज़रूरी है। थर्ड नंबर के ऊपर है वैधता। क्या है? वैधता, वैलिडिटी। देखिए, एक परीक्षा या परीक्षण जिसमें गुण के मापन हेतु बनाई जाती है, केवल यदि वह उसी गुण का मापन करती है तब वह परीक्षा वैध कहलाती है। अर्थात वैध से तात्पर्य यह है कि यह कितनी शुद्धता तथा सार्थकता से किसी विद्यार्थी की योग्यता का मापन करती है। जैसे कि किसी भाषा कौशल के लिए निर्धारित परीक्षण उस समय उसी कौशल की जांच करे, न कि विद्यार्थी के ज्ञान की जांच करे। जैसे कि उदाहरण के रूप में हम देते हैं कि किसी कविता का रटा रटाया अर्थ लिख देना विद्यार्थी की अर्थ ग्रहण करने की योग्यता की परीक्षा नहीं मानी जा सकती है। अर्थात कोई पैराग्राफ है, कोई जैसे कि पोयम है तो उसकी 4-5 लाइन दे देते हैं, फिर हम उससे उसका अर्थ लिखवाते हैं। तो जो विद्यार्थी ने रट लिया कि भाई आजकल गाइड हेल्प बुक है, इनमें अंदर जो अर्थ लिखा हुआ है वो विद्यार्थी लिख देते हैं। ऐसा न होकर के विद्यार्थी के मन मस्तिष्क में जो विचार पैदा हो रहे हैं उन्हीं को वह अपनी नोटबुक में लिखे, उन्हीं को अपने विचारों में प्रस्तुत करे। तो इस प्रकार से ये है वैलिडिटी, अर्थात मूल्यांकन की ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है। थर्ड नंबर, फोर्थ के ऊपर है विभेदकारिता। विभेदकारिता, डिस्क्रिमिनेटिव। यह एक परीक्षण में यह विशेषता भी होनी चाहिए कि तीव्र, सामान्य एवं पिछड़े छात्रों में विभेद कर सके। अर्थात जैसे एक तो सबसे अधिक होशियार, फिर उससे सामान्य, फिर लास्ट में पिछड़े हुए, इन सब बच्चों में विशेष प्रकार का अंतर कर सके।
अर्थात पता हो सके कि सभी बच्चों के स्तर के अनुकूल परीक्षा पत्र है या नहीं है। देखिए, जब भी कोई हम प्रश्न या परीक्षा जांचने के लिए कोई क्वेश्चन पेपर बनाते हैं, तो उसमें हमें एक तो बहुत ही थोड़े से टफ क्वेश्चन देने चाहिए, फिर थोड़े और हल्के देने चाहिए, फिर और थोड़े हल्के देने। तो इस प्रकार से हमें इसका भी नॉलेज हो जाती है कि भाई जो ज़्यादा होशियार बच्चे हैं वो कौन से क्वेश्चन कर पा लेंगे, जो कम होशियार हैं वो थोड़े और लो कैटेगरी के हैं उनको अच्छे से कर पाएंगे, और जो पिछड़े हैं वो थोड़े और अन्य दूसरे प्रकार कैटेगरी कर पाएंगे। इस प्रकार से ये विभेदकारी भी होना बहुत ही ज़रूरी है। एक है व्यापकता, कॉम्प्रिहेंसिवनेस। व्यापकता का अर्थ है कि योग्यता के मापन के लिए प्रश्नों का समावेश हो परीक्षा में, अर्थात परीक्षा में दिए गए जो प्रश्न है वो संपूर्ण पाठ्यक्रम का प्रतिनिधित्व करें। ये नहीं होना चाहिए कि वह जो इजी पार्ट है उसी से सारे क्वेश्चन दे दिए। अब 10 मान लो 50 नंबर का पेपर है, अब उसमें 50 में से मान लो कि 5 क्वेश्चनों में तो दे दी 40 के, और बाकी के बच गए 10 नंबर दे दिए बाकी के। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब कि व्यापकता है पूरे सब्जेक्ट को, पूरे के पूरे पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए नंबरों का, अंकों का डिवाइडेशन करना चाहिए, और उसी प्रकार से हम पूरे पाठ्यक्रम के ऊपर अपनी नज़र डालते हुए व्यापकता को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। तो ये थी हमारी मुख्य रूप से मूल्यांकन की विशेषताएं: वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, विभेदकारिता, व्यापकता। मूल्यांकन के उद्देश्य देखते हैं। अब हम मूल्यांकन के क्या क्या उद्देश्य होना चाहिए। पहले नंबर पे वर्गीकरण करना, फिर है चयन करना, और तीसरे नंबर के ऊपर है निदान करना। देखिए, वर्गीकरण करना है मूल्यांकन की एक उद्देश्य है विद्यार्थियों का वर्गीकरण करना, अर्थात परीक्षण के आधार पर विद्यार्थियों को प्रथम, द्वितीय, तृतीय श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। अतः किसी भी परीक्षा में कठिन प्रश्नों का 20%, सामान्य प्रश्नों का 60% और सरल 20%, इन तीनों स्तरों के ऊपर श्रेष्ठ, सामान्य और कमजोर विद्यार्थियों में अंतर किया जा सकता है। इस प्रकार से हमें इसका वर्गीकरण करना चाहिए, और वर्गीकरण करके हम बच्चों का चयन कर सकते हैं कि छात्रवृत्ति देने के लिए, जैसे कि सृजनात्मक योग्यता का पता लगा सकते हैं, और कई प्रकार के जो परीक्षण होते हैं उनमें कौन से बच्चे सृजनात्मक हैं, कौन से बच्चे मध्यम हैं, कौन से बच्चे पिछड़े वर्ग के, और किस बच्चे को पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार से भी हम इस चयन कर सकते हैं। चयन के माध्यम से हम कर सकते हैं कि भाई कौन से बच्चे होशियार हैं, कौन से थोड़े मध्यम है, और कौन से कमज़ोर हैं। तो छात्रवृत्ति किनको देनी चाहिए, कैसे बच्चों को आगे प्रोत्साहन करना चाहिए, कौन से बच्चों को अलग से कार्य देना चाहिए, कौन से बच्चे को पर विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ये सब कार्य भी हम मूल्यांकन के उद्देश्यों में शामिल करते हैं। लास्ट है निदान। देखिए, मूल्यांकन का जो तीसरा उद्देश्य है वो है शैक्षणिक संप्राप्ति में विद्यार्थी की कमजोरी जानना, अर्थात बच्चे को कमजोरी जानकर और कमजोरी जानने के बाद उसका उपचार का आयोजन करना चाहिए। निदानात्मक प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए। संकेतों के आधार पर निदानात्मक प्रश्न पत्र से यह जानकारी हो जाती है कि छात्र किस पक्ष में कमजोर है, और उसी कमजोरी को ज्ञात करके उपचारात्मक शिक्षण के लिए सामग्री भी तैयार की जा सकती है। अर्थात पहले हम बच्चे का निदान करेंगे, देखेंगे कि भाई बच्चे को इस चीज़ की कमजोरी है, ये बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है। फिर उसके बाद निदान के बाद फिर हम बच्चे का उपचार करेंगे कि बच्चे को रेमेडियल की आवश्यकता है, अलग से शिक्षण दें, अलग से कक्षा लगाएं, और विशेष प्रकार की जो सामग्री हैं वो उपलब्ध करवाएं। इस प्रकार से ये थे हमारे मूल्यांकन के उद्देश्य और विशेषताएं। ठीक है, अब आगे भी है मूल्यांकन का महत्व है, और मूल्यांकन की विधियां हैं, और कौन कौन से उपकरणों के द्वारा हम मूल्यांकन कर सकते हैं। ये सब हम आगे की क्लास में लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।